सो चैप्टर नंबर 3 हमारा परमाणु एवं अणु। ठीक है। सो परमाणु क्या है? ठीक है, परमाणु हमें पता है कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, चाहे वो ठोस हो, द्रव्य हो, चाहे गैस हो, ठीक है, वो सभी जितने भी पदार्थ होते हैं एक सूक्ष्म कण से मिलकर बने हैं, जिसे हम और सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। ठीक है, लेकिन परमाणु तो शब्द जो है ये बाद में आया। उसके पहले इसके बारे में जो सबसे पहले विचार था, ठीक है, जो सबसे पहले विचार था वो भारत के ही जो बहुत बड़े दार्शनिक थे महर्षि कर्णक, उन्होंने इसके बारे में कहा था। तो उन्होंने क्या कहा था पहले हम लोग उसे देख लेते। तो जो भारत के जो दार्शनिक थे महर्षि कर्णक, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि यदि हम द्रव्य, यहाँ पर उनके द्रव्य के कहने का मतलब था पदार्थ। उन्होंने जो वहाँ पे द्रव्य शब्द का उपयोग किया है उसका मतलब था पदार्थ। आज के समय में हम उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब यानी पदार्थ हमने पता है कि 3 होता है, ठोस, द्रव्य, गैस। यानी कोई भी पदार्थ हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव्य हो, चाहे गैस हो, उन्होंने बोला कि यदि हम उसे तोड़ते जाए, यानी अगर हम उसे विभाजित करते जाएँ, यानी छोटे छोटे भागों में अगर तोड़ते जाएँ, तो एक समय ऐसा आएगा, अंत में एक ऐसी सीमा आ जाएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण, यानी जब तोड़ते जाऊँ तो अंत में एक ऐसा सूक्ष्मतम कण मिलेगा जो क्या होगा, अविभाज्य रहेगा। और इसी अविभाज्य कण को उन्होंने क्या कहा, परमाणु का। हालांकि परमाणु शब्द बाद में, लेकिन उन्होंने एक सूक्ष्म कण यानी उन्होंने अविभाज्य कण का शब्द का उपयोग किया। किसने? महर्षि कर्णक ने। सो सबसे पहले अगर पूछे कि सबसे पहले परमाणु के बारे में विचार किसने दिया, तो भारत के ही जो दार्शनिक थे महर्षि कर्णक, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले क्या दिया, तो विचार दिया। इसके बाद फिर कई और दार्शनिक। अच्छा, यहाँ पे दार्शनिक का मतलब होता है एक विद्वान आदमी जो खाली एक संभावना व्यक्त करते हैं कि हाँ भविष्य में कोई चीज़ होगी। ठीक है। उसके बाद भी कई वैज्ञानिक आए या दार्शनिक आए, जैसे कि एक अन्य जो भारतीय दार्शनिक थे जिनका नाम था पकुधा कात्यायन, उन्होंने भी उन्हीं की यानी महर्षि कर्णक की बातों का समर्थन किया। उन्होंने भी वही बात दोहराई जो उन्होंने कही थी कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से यानी एकजुट होकर, मतलब अकेले कोई परमाणु अकेले नहीं, यानी जो भी सूक्ष्मतम कण जिसके बारे में उन्होंने विचार दिया था ना कि कोई एक अविभाज्य कण होगा जो सबसे छोटा हो, जिसे हम किसी और भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई जो सबसे सूक्ष्मतम कण है वो अकेला नहीं होगा, वो आपस में समूह में होगा, यानी संयोजित होकर रहता होगा, जो हमें द्रव्य के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। और यही जब आपस में बहुत सारे मिले होते हैं तो अलग अलग द्रव्य के स्वरूप में दिखाई दे। और ये बात आज के समय में सही भी हो रही है। हमें पता है कि सभी जो तत्व होते हैं वो जैसे कि हाइड्रोजन एक अलग तत्व है, हीलियम अलग तत्व है, हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बना, यानी क्या वो तो एक अलग परमाणु मिलके कोई तत्व नहीं बना सकता। हमें पता है कि तत्व क्या होते हैं, एक से अधिक परमाणु के समूह ही तत्व होते हैं। और वही बात उन्होंने भी एक विचार दिया था। किसने? तो दार्शनिक पकुधा ने। ठीक है। नेक्स्ट जो फिर जब ये बात जब आगे चली तो ये अच्छा ये कब की बात है? ये तो आज से कई सौ साल पहले की बात है, जब उस समय तो इतने वैज्ञानिक भी नहीं होते थे। ये तो हम बाद में कहेंगे बहुत सारे वैज्ञानिक, डाल्टन आएंगे, रुदरफोर्ड आएंगे, बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत आएंगे। उस समय सिर्फ एक विचार दिया गया था, लेकिन सबसे पहले विचार भी किसने दिया था? तो महर्षि कर्णक ने। फिर जब ये बात आगे बढ़ी, जब भारत से ये बात विदेशों में गई, तो उस समय जैसे भारत में दार्शनिक होते थे विद्वान, उसी समय दूसरे देशों में भी क्या होते थे? विद्वान होते थे। तो उसी में से लगभग ग्रीक में भी एक दार्शनिक थे जिन्हें कहते थे डेमोक्रिट्स कहते हैं, एवं ल्यूसिपिस ने भी एक सुझाव दिया। उन्होंने भी कहा कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, द्रव्य यानी पदार्थ, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को, यानी जो अगर तोड़ते जाओ तो जो लास्ट में एक ऐसा कण आएगा जो पुनः विभाजित नहीं हो सकता, यानी अब उसे मैं और विभाजित यानी तोड़ नहीं कर सकता। और इसी अविभाज्य कण को उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। ठीक है। और यानी परमाणु बाद में आया। उन्होंने एक बोला कि हाँ कोई एक अविभाज्य कण है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, कर सकते। ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक बार विचार देकर फिर छोड़ दिया गया, फिर बाद में इसके बारे में और किसी ने विचार नहीं किया। अब बात आती है 18वीं शताब्दी। ठीक है। एक बात भी यहाँ पे लिखी है कि 18वीं शताब्दी तक कोई भी अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुआ था। मतलब 18वीं शताब्दी तक, देखिए ये बात कब की है, अगर आप ध्यान से देखें, ये 500 ईसा पूर्व की बात है। ठीक है। आज से 500 ईसा पूर्व, यानी 500 साल, 5 से कम से 150-200 साल पहले, 150-200 साल भी नहीं, ऐसे मेरे ख्याल से कई सौ साल पहले, अगर मेरे ख्याल से 1000-2000 साल पहले की बात महर्षि कर्णक ने बोली थी। और उसके बाद 18वीं शताब्दी आ चुकी है, लेकिन उसके बारे में अभी तक किसी ने प्रयोग नहीं करके बताया कि हाँ कोई चीज़ ऐसी
चीज़ है, या वो दिखती कैसी, वो जो जैसे अविभाज्य कण कहा गया वो दिखती कैसी है, या उसका क्या क्या प्रभाव होता है किसी भी चीज़ में, कोई भी प्रक्रिया हो रही है या रासायनिक प्रक्रिया जो बाद में वैज्ञानिकों ने किया, तो क्या क्या प्रभाव हुआ उसके बारे में किसी ने कोई प्रयोग करके नहीं बताया। ठीक है। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जब 18वीं शताब्दी का अंत हो रहा था तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, तत्व और यौगिक के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने की इच्छुक हुए कि तत्व जो है हमारे, यानी जितने भी हमारे जो तत्व हैं वो क्या है। ठीक है। तत्व क्यों है और उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और कितने अलग की, क्या सभी तत्व एक समान होते हैं, उनके रासायनिक गुणधर्म के सभी तत्व गुणधर्म एक ही जैसे होते हैं, क्या अलग अलग होते हैं, क्या उनका द्रव्यमान एक है, या जो भी है, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। तो उसके बारे में यही कहा गया है। इसके बारे में जो सबसे पहले तत्व के बारे में सबसे पहले किसी ने कहा, अगर आपको याद हो 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने तत्व शब्द का उपयोग किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ तत्व शब्द का उपयोग किया था। तत्व क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, हम उसे तत्व ही क्यों कह रहे हैं, ये बात किसने बताया था, एंटोनी लेवोइजर ने। किसने, तो एंटोनी लेवोइजर नाम के वैज्ञानिक आएंगे, उन्होंने इसके बारे में बताया। और आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो चैप्टर नंबर 2 का, तो जब मैं आपको तत्व यौगिक वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने तत्व के बारे में बता रहा था, तो उसमें क्या बताया था कि 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने तत्व शब्द दिया, लेकिन तत्व की परिभाषा को प्रयोग करके किसने परिभाषित किया था, उसमें भी एंटोनी लेवोइजर ही थे, यानी 1745 1661 में दिया था रॉबर्ट बॉयल ने से तत्व शब्द। और देखिए उसकी परिभाषा कब मिल रही है हमें, 1745 में, यानी लगभग मैं बताऊँ तो 100 साल के बाद तत्व की परिभाषा हमें पता है कि एंटोनी लेवोइजर ने भी ये बताया कि तत्व क्या है, कि तत्व किसी भी पदार्थ का वह मूल स्वरूप होता है जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा और विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ कि तत्व को भी मैं और विभाजित, जिसे मैं तत्व कह रहा हूँ अब देखिए लेवोइजर ने भी 1745 में जब ये बोला कि तत्व किसी पदार्थ का वह मूल स्वरूप है जिसे मैं और विभाजित नहीं कर सकता, तो उस समय जो उनके तत्व का मतलब क्या होगा, कोई छोटे कण की बात नहीं कर रहे होंगे। जैसे हो सकता है कि उनके पास उस समय लोहे की कोई धातु हो, तो उन्होंने बोला कि भाई लोहा है, बस यही शुद्ध स्वरूप है, इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई यही लोहा है और इसके गुणधर्म समान है, इसके जैसा गुणधर्म और किसी में नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ ये जो लोहा भी है ये भी किसी न किसी चीज़ से तो मिलकर बना होगा। ठीक है। ये तो बाद में जब डाल्टन आएंगे तब बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जिसे मैं तत्व कह रहा हूँ, अगर लोहे का कोई टुकड़ा जिसे मैं तत्व कह रहा हूँ, तो क्या ये भी किसी चीज़ से मिलकर बना है क्या। लोहा किसी और धातु या किसी और तत्व के साथ प्रक्रिया करके अलग अलग तत्वों के साथ प्रक्रिया कर रहा है, तो अलग अलग स्वभाव उसका क्यों हो रहा है, किसके कारण, ये अलग अलग जो प्रकृति है धातु की अधातु की क्यों हो रही, ये सबके पीछे कारण क्या होगा। इसमें इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि परमाणु का क्या क्या रोल है अलग अलग तत्वों में, कि वो अलग अलग तत्वों के साथ प्रक्रिया करके अलग अलग यौगिक बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको याद रखनी है कि एंटोनी लेवोइजर क्या किया, उन्होंने एक नियम दिया जिसे कहते हैं रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है। उन्होंने क्या दिया, तो रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक संयोजन के नियम जो था उसमें उन्होंने बोला कि जो भी कोई भी रासायनिक अगर प्रक्रिया हो, ठीक है, कोई भी अगर रासायनिक प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होगा कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान जो तत्व प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और प्रक्रिया खत्म होने के बाद जो हमें उत्पाद मिल रहा है जिसे प्रोडक्ट कहते हैं, प्रक्रिया होने से पहले और प्रक्रिया होने के बाद उनका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और यही बात एंटोनी लेवोइजर के साथ साथ एक और वैज्ञानिक थे, जोसेफ एल प्राउल्ट। ठीक है। जोसेफ एल प्राउल्ट होंगे और वो भी इसी बात का क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। ठीक है। तो रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया था, तो लेवोइजर ने दिया था और जोसेफ एल प्राउस्ट ने। किसने दिया था, तो लेवोइजर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने, इन दोनों ने मिलकर कौन सा नियम दिया था, तो रासायनिक संयोजन का नियम। ठीक है। अब रासायनिक संयोजन के नियम में उन्होंने क्या क्या कहा, तो जरा उसे देख लेते हैं। तो रासायनिक संयोजन के नियम में जो सबसे पहला नियम है वो है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है, ठीक है, क्या बोला कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन है यानी रासायनिक प्रक्रिया जब संपन्न यानी पूरी होती है, तब उसमें तो द्रव्यमान में क्या क्या परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, तो
क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे उसके बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बोला कि जब कोई रासायनिक प्रक्रिया ख़त्म होती है, ठीक है, जब कोई रासायनिक प्रक्रिया ख़त्म होगी, उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या बोला है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। यानी कोई भी रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का पहला नियम बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होगा ना तो विसर्जन होगा, यानी ना ही कोई द्रव्यमान नया बनेगा, ना ही कोई नया द्रव्यमान का उत्पन्न होगा, ना ही किसी भी द्रव्यमान का विनाश होगा। मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ H2O, हमें पता है कि H जो है 1 नंबर पे आता है और इसका परमाणु जो क्रमांक होता है 1 होता है, उसका परमाणु भार भी कितना होता है 1, ठीक है। ऑक्सीजन आता है मेरा 8 नंबर पे, कितने नंबर पे 8 नंबर पे, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1 ही है। हाइड्रोजन कितना है मेरे पास 2 है, तो 1/2 करूँगा क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, अनुपात निकालूंगा 8 और तो 1/2 मेरा कितना हो जाएगा 2 अनुपात 8 नंबर पे आता है ऑक्सीजन, इसका परमाणु भार होता है 16। तो जब मैं इसको काटूंगा भी ना तो 1:8 यानी 1/8 में बन के तैयार होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर रासायनिक प्रक्रिया होने से पहले मान लो H2 था प्लस उसकी प्रक्रिया O से हुई और प्रक्रिया होने के बाद क्या बन रहा है H2O, तो क्या रासायनिक प्रक्रिया होने से पहले H2 था? क्या रासायनिक प्रक्रिया होने के बाद भी H2 है? हाँ बिल्कुल है। क्या रासायनिक प्रक्रिया से होने ऑक्सीजन का एक ही परमाणु था? क्या ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया खत्म होने के बाद भी ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है? हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम बिल्कुल सही बैठ रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन हुआ ना ही द्रव्यमान का विनाश हुआ, और यही कहती है हमारा रासायनिक संयोजन का नियम, ठीक है। तो इसके बारे में और इसके बारे में इन्होंने एक प्रयोग भी हुआ। इस प्रयोग में क्या किया, सबसे पहले उन्होंने 3 चीज़ें ली, ठीक है। उन्होंने 3 चीज़ें ली। सबसे पहले क्या किया उन्होंने कि पहले वाले में एक जो पहला पदार्थ था वो क्या था कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट, जिसे हम लोग नीला तोता भी कहते हैं। दूसरा लिया हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3, ठीक है, इंटू 10H2O। और आपको याद होगा कि सोडियम कार्बोनेट जिसे हम लोग धोने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब क्या होगा कि इसमें जो कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है, मैंने कॉपर सल्फेट लिया और सोडियम कार्बोनेट लिया, तो और उस प्रक्रिया मैंने कराई। यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने एक फ्लास्क लिया, ठीक है, ये क्या है एक फ्लास्क है, ठीक है, फ्लास्क लूँगा मैं और इस फ्लास्क में जो नीचे वाला था, ठीक है, नीचे क्या है वाई विलियन में मेरा क्या था सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। एक फ्लास्क लिया मैंने कांच का, उसमें सबसे नीचे ये सब क्या है मेरा सोडियम कार्बोनेट है। एक्स मेरा क्या था मेरा, ठीक है, एक्स जो था एक्स वाला विलन ले लिया मैंने। अब एक्स वाले विलन को मैंने क्या किया, एक दूसरे कांच की नली में मैंने एक्स विलन भरा, उसके और वाई विलियन सीधे एक्स में ना मिले उसके लिए मैंने क्या किया कि एक्स वाले विलन को मैंने एक दूसरे कांच के नली में भर दिया और उसको इस फ्लास्क के अंदर मैंने क्या किया, उसको मैंने रख दिया। अब क्या होगा, अब अगर मान लो मैं इस फ्लास्क में धीरे धीरे हिला रहा हूँ, यानी मुझे इसको इस तरह से हिलाना है कि ये तुरंत ही जाके एक्स जो है वाई जाके एक्स में ना मिले। अगर मान लो मैं इस फ्लास्क को अगर मैं टेढ़ा करूँ, अगर मैं थोड़ा सा झुका दूँ, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो पानी था ये इसके अंदर आके मिल जाएगा। तो मुझे इसको इस तरह से लाना है कि धीरे धीरे मिले। तो अंत में हुआ क्या, एक तरफ मेरा था सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और एक तरफ था मेरा कॉपर सल्फेट। तो जब अब देखो इन दोनों का जो द्रव्यमान था वो कितना द्रव्यमान था, एक तरफ था 1.25, एक तरफ था 1.43, यानी जब आप इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा 2.68 होगा, 2.68 ग्राम होगा। तो रासायनिक प्रक्रिया जब ख़त्म भी होगी ना तो भी जो मुझे यौगिक मिलेगा, जो भी मुझे पदार्थ मिलेगा, उसका द्रव्यमान भी कितना होगा 2.68 ही होगा, ना इसे एक भी ग्राम ज़्यादा होगा, ना भी इससे एक भी ग्राम कम होगा। तो यही कह रही है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बोलता है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है और ना ही द्रव्यमान का विनाश होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके बारे में
यानी जो दूसरी परिभाषा थी वो क्या थी, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, दूसरा हमारा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, तो जरा उसे भी देख लेते हैं कि कोई भी यौगिक हो, ठीक है, लेवोइजियर एवं एक अन्य वैज्ञानिक, जिस मैंने बोला ना जोसेफ एल प्राउस्ट भी थे लेवोइजियर के साथ में, तो उन्होंने ये बोला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्व, इसकी परिभाषा मैं आपको पहले बताता हूँ कि कोई भी यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से क्या होता है, निर्मित होता है। कोई भी यौगिक क्या होगा, दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होगा, और इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का जो अनुपात होगा वो भी क्या होगा, स्थिर होगा, चाहे वो किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। मतलब क्या हुआ, अब मैं मान लो अपने फ्रिज का पानी ले लूँ या मटके का पानी लूँ, बर्फ़ का पानी ले लूँ या किसी समुद्र का पानी ले लूँ, पानी मतलब क्या है कि भैया वो H2O ही रहेगा, चाहे वो तुम अपने घर का पानी लो चाहे तुम बाहर से खरीद के लेके आओ, उसमें भी H2 हाइड्रोजन दो ही होगा और ऑक्सीजन भी क्या होगा। तो यानी आप देख रहे हैं, और यौगिक के बारे में जो स्थिर अनुपात का नियम है वो भी यही बोलता है कि इन तत्वों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा। यानी अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद जो तत्व होंगे उनका अनुपात क्या होगा, स्थिर होगा, और चाहे इन्हें किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो और इसे किसी ने भी बनाया हो। ठीक है, इसे किसी ने भी बनाया हो। नेक्स्ट जो इसके बारे में कहा गया है वो, जैसे कि इसमें देखिए क्या लिखा गया है कि यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8, जो मैंने आपको पहले सिद्ध करके बताया कि कैसे कैसे होता है। चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, कहीं से भी आपने पानी लिया हो, स्रोत से कुछ भी हो, समुद्र का पानी, नदी का पानी हो, वो 1:8 में ही टूटेगा। इस प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें यानी तोड़ें मुझे, तो उसमें 1 ग्राम मुझे हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा, जो मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, उसी तरह से खाली ऐसा नहीं कि पानी के लिए, आप कोई भी यौगिक ले लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने लिया अमोनिया NH3। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे NH3 को तोड़ना है तो N कितना है 1 अनुपात है, H कितना हमें पता है, H आता है 1 नंबर पे, इसके परमाणु कितने यहाँ पे 3, और N 7 नंबर पे आता है, इसका परमाणु भार होता है 14 अनुपात है, 3 × 1 हो जाएगा 3, तो 14:3 में ही मिलेगा। अब आप उसे अपने घर पे अमोनिया बनाए या कैसा भी अमोनिया हो, कहीं से भी कुछ भी हो, उसमें जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 14 अनुपात 3 का ही रेशियो बनेगा, और जो मैंने आपको यहाँ पे सिद्ध करके भी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है कि स्थिर अनुपात के नियम की एक परिभाषा दी गई, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये परिभाषा याद रखनी है। स्थिर अनुपात के नियम के बारे में जोसेफ एल प्राउस्ट ने क्या कहा है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि किसी भी यौगिक में, कोई भी यौगिक हो, उसमें जो तत्व हैं वो सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान हो यानी उपस्थित होंगे। यानी कहने का मतलब ये कि H2O में, H2O क्या है, एक यौगिक है, और H2O दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कोई भी रासायनिक, कोई भी यौगिक हो, उसमें जो तत्व होंगे, कोई भी यौगिक हो उसमें जो भी तत्व होंगे उनका जो द्रव्यमान होगा वो सदैव क्या होगा, एक निश्चित अनुपात में होगा। यानी जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या था 1:8 में, NH3 का क्या था 14:3 में, तो क्या है इनमें जो द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो क्या है, निश्चित है। तो वही कह रहा है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, क्या होगा, यौगिक में तत्व जो भी होते हैं उनका द्रव्यमान क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है, बस आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके बारे में अब हम लोग आते हैं कि जब ये बात हो गई कि हाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है ना ही विनाश होता है, ये लेवोइजर ने कहा था। ठीक है, कोई पूछे कि बताओ द्रव्यमान, अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग जरा एक बार इसमें कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है ये किसने दिया था, तो आप क्या आपका आंसर आएगा लेवोइजर ने। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, तो दो लोगों ने दिया था, एक तो लेवोइजर थे आपके, दूसरे कौन थे, तो जोसेफ एल प्राउस्ट। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम दो लोगों ने मिलकर दिया, और जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो किसने दिया था, तो आपके एंटोनी लेवोइजर ने। और ऐसा पूछे कि रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया था, तो आपको क्या आप उसमें आपका आंसर आएगा लेवोइजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके जो है उसमें चलते हैं हम लोग द्रव के बारे में। जो सबसे पहले यानी अब बारी आती है आपके परमाणु की, कि परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने कहा और क्या कहा। ठीक है, अगर परमाणु के बारे में अगर सबसे पहले अगर किसी ने कुछ कहा महर्षि कर्नाड के बाद या उसके बाद यानी 18वीं शताब्दी के अंत में, तो वो थे हमारे कौन थे, तो डाल्टन थे। ठीक है, कौन थे, तो डाल्टन थे। डाल्टन ने क्या कहा, तो जरा उसे देखिए, डाल्टन ने द्रव की विभाज्यता का विचार प्रदान किया
उस समय तक, यानी जब तक उन्होंने नहीं कहा था कि कोई भी तत्व हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने, उससे पहले इसे एक क्या माना जाता था, उससे पहले उसे एक दार्शनिकता माना जाता था। मतलब सिर्फ एक संभावना, यानी कि बस किसी ने कोई भविष्यवाणी कर दी कि भाई हाँ भाई कोई चीज़ भविष्य में ऐसी होगी, ठीक है, उसी को बोलते दार्शनिकता। डाल्टन ने क्या किया कि उस सूक्ष्मतम विभाज्य कण को उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु। ठीक है, तो कोई पूछे कि परमाणु नाम किसने दिया था, तो डाल्टन ने दिया। ठीक है, और डाल्टन ने ही परमाणु का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, दो प्रश्न यहाँ से हो गए कि परमाणु शब्द किसने दिया था, तो डाल्टन ने, और परमाणु का सिद्धांत भी सबसे पहले किसने दिया था, तो डाल्टन ने। डाल्टन के सिद्धांत में, और डाल्टन ने भी जो थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, उन्होंने भी क्या किया था, जो रासायनिक संयोजन का नियम था उसका भी उन्होंने समर्थन किया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या क्या कहता है, तो जरा उसे देख लेते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, ठीक है, यानी जितने भी हमारे द्रव्य हैं, जिसे हम लोग पदार्थ कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग पदार्थ कहते हैं, तो वो किस चीज़ से बने, तो डाल्टन के अनुसार कि कोई भी तत्व हो, ठीक है, डाल्टन के अनुसार कोई भी अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, वो सभी किसके बने, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे उन्होंने क्या कहा, परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं, यानी डाल्टन ने जो नियम दिए, डाल्टन ने जो सिद्धांत था उसके बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए, यानी कुछ उन्होंने सिद्धांत दिए। अब उनके सिद्धांत में क्या क्या था, तो सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं कि जो डाल्टन का सिद्धांत था उसमें सबसे पहला सिद्धांत वो ये था, उनके अनुसार कि कहा था कि सभी द्रव्य जो हैं वो किससे बने हुए हैं, तो परमाणु से निर्मित हैं। सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कौन भाग लेगा, आपके परमाणु ही भाग लेते हैं। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेगा, तो आपके परमाणु भाग लेंगे। दूसरी जो उन्होंने बात कही वो ये थी कि परमाणु क्या है, तो एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजन होते हैं और ना ही उनका विनाश हो सकता है, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो नए परमाणु बनते हैं ना ही किसी भी परमाणु का विनाश होता है। थर्ड जो उन्होंने कहा कि कोई भी जो तत्व होते हैं वो सभी किसी भी तत्व के सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, समान। मतलब अगर मेरे पास कोई लोहा है, लोहा क्या है, Fe, आयरन, तो आयरन के जो परमाणु होंगे, तो आयरन चाहे वो छोटा सा टुकड़ा हो चाहे वो लोहे का बड़ा टुकड़ा हो, आयरन के जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान निश्चित है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ सोडियम 11 नंबर पे आता है। अब सोडियम का मैं छोटा टुकड़ा लूँ चाहे बड़ा टुकड़ा लूँ, उसमें सोडियम के परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो निश्चित है, और उनका भार भी क्या होगा, निश्चित, और सोडियम के जो भी गुणधर्म होंगे वो भी क्या होंगे, निश्चित होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अलग अलग जो तत्व होते हैं उनके परमाणु का द्रव्यमान भी क्या होगा, अलग अलग होगा, और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होगा, अलग अलग। जैसे कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान अलग होगा, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान अलग होगा, सोडियम के गुणधर्म अलग होंगे, मैग्नीशियम के गुणधर्म अलग अलग होंगे। तो यानी उन्होंने कहा कि अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। यानी जो बहुत सारे जब परमाणु, हमें पता है कि अणु क्या होता है, एक से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु, और एक से अधिक अणु मिलकर क्या बनाते हैं, तो आपके तत्व बनाते हैं। तो जब जो भी आपके परमाणु हैं वो क्या होता है, परस्पर छोटे छोटे लेकिन पूर्ण संख्या के अनुपात में, यानी आपस में मिल जाते हैं और किसका निर्माण करेंगे, तो आपके यौगिक का। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष जो संख्या है उसका प्रकार क्या होगा, निश्चित होगा। यानी कोई भी यौगिक ले लो, जैसे H2 ले लूँ, तो H2O में जो परमाणु की संख्या क्या होगी, निश्चित हो गया। जैसे कि H2O में हाइड्रोजन का एक ही परमाणु होगा और ऑक्सीजन का 2 परमाणु होगा, तभी जाके मेरा पानी बनेगा, वरना पानी नहीं बनेगा। वो वही कह रहा है कि कोई भी यौगिक हो, किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष जो संख्या होती है, और हर यौगिक का एक निश्चित प्रकार होता है। जैसे पानी बनाने के लिए H2O ही होगा, अमोनिया बनाने के लिए NH3 होगा, तो क्या एक प्रकार फिक्स हो गया ना, कि कोई भी यौगिक होगा तो उसमें परमाणु की संख्या और उसका प्रकार क्या होगा, निश्चित होगा। तो यही कहा उन्होंने। ठीक है, सो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे चलेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आपको, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।